हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आलोक पटेल फ्रॉम मिशन हेल्थ होम्योपैथी। आज हम बात करने वाले हैं एक कॉमन समस्या जिसको कंस्टिपेशन के नाम से जाना जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग कंस्टिपेशन से सफ़र करते हैं, स्पेशली ओल्ड पीपल, चिल्ड्रंस, कुछ बुज़ुर्ग लोग, कुछ बच्चे और कुछ मिडिल एज के लोग भी अभी तो ऐसे देखने को मिलता है कि किसी भी पर्सन में ये समस्या देखने को मिल सकती है। जनरली ये कॉमन होता है प्रेगनेंसी के टाइम पर और बच्चों में देखने को मिलता है, ओल्ड एज पीपल में देखने को मिलता है, पर किसी में भी देखने को मिल सकता है। तो चलते हैं, ये देखते हैं कि कंस्टिपेशन होता क्या है। कंस्टिपेशन एक ऐसी समस्या है जिसमें आपका बाउल मूवमेंट बराबर से नहीं होता है, जैसे जिसमें आपका मोशन बराबर से ना होना, मोशन का हार्ड होना, लेटरिंग का हार्ड होना, लेटरिंग का बराबर से पास आउट ना होना, या तो लेटरिंग में जोर लगाना, बहुत ताकत लगाने के बावजूद भी लेटरिंग का बराबर से एक्सपेल ना हो पाना, या तो लेटरिंग नॉर्मल होना, इसके बावजूद भी आपको जोर लगाना पड़ता है और स्मॉल क्वांटिटी ऑफ स्टूल ही पास हो पाता है, लेकिन आपको संतुष्टि बराबर से नहीं हो पाती, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता कि आपका मोशन पास हुआ है कि नहीं। इसके पास होने के बावजूद भी आपको फील होता रहता है कि अभी भी स्टूल है और फिर से जाना है, इस तरीके के सेंसेशन मिल सकते हैं। ये होता है कंस्टिपेशन। कंस्टिपेशन के होने की बहुत सारी वजह हैं, जिसमें आप बराबर से पानी ना पीना जिसकी वजह से कंस्टिपेशन होता है, बराबर से फाइबर फूड ना खाना जिसकी वजह से कंस्टिपेशन हो सकता है, या बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऑयली फैटी चीज़ें और चीज़ पनीर खाने के वजह से भी कंस्टिपेशन हो सकता है। आपका लाइफ स्टाइल डिपेंड करता है, आपके खान पान का तरीका, जीने का तरीका, स्ट्रेस, ये सब चीज़ें मिला के आपको कंस्टिपेशन की समस्याएं पैदा कर सकती हैं। अब हम कंस्टिपेशन से होने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं कि कंस्टिपेशन, यदि किसी पर्सन को कंस्टिपेशन होता है तो क्या क्या प्रॉब्लम उसको हो सकती है। जैसे कि बहुत कॉमन समस्या है पाइल्स, बवासीर। बवासीर एक ऐसी कॉमन समस्या है जो कंस्टिपेशन की वजह से ही होती है, जिसमें पर्सन को स्टूल हार्ड होते हैं, मोशन हार्ड होते हैं, बहुत जोर लगाता है, वहाँ पर प्रेशर पड़ता है और प्रेशर की वजह से वहाँ की नसों में सूजन आ जाती है, तब जाके ये समस्या बनती है। और वहाँ से कई बार हार्ड स्टूल होने की वजह से उसमें प्रेशर पड़ता है और कई बार वो नसें फट जाती हैं, जिसकी वजह से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। तो कई बार आपने कंप्लेंट में देखा होगा, सुना होगा कि लेटरिंग के टाइम पर या बाद में या पहले खून आता है, और ये जनरल वही लोग कंप्लेंट करेंगे जिनका लेटरिंग बराबर से नहीं होता, जिनका लेटरिंग बहुत ज़्यादा हार्ड होता है और जिनको बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है। तो इस तरीके की समस्याएं कंस्टिपेशन की वजह से बवासीर पैदा हो सकता है, जिसको, और हीमोरॉइड, कई बार खून नहीं आता तो सिर्फ हीमोरॉइड, वेन्स में सूजन आ जाती है जो आपको गांठों के रूप में महसूस होती है लेटरिन के रास्ते में। तो एक कंस्टिपेशन की वजह से पाइल्स होता है ना। दूसरा होता है फिशर कंस्टिपेशन। यदि हार्ड स्टूल होता है, जोर लगा के आप मोशन पास करते हैं, स्ट्रेन देते हैं, तो वो एरिया में क्रैक्स आ जाते हैं, जिसको बोला जाता है फिशर। ये भी आजकल बहुत कॉमन समस्या हो गई है। कई बार फिस्टुला की समस्या हो सकती है, जिसमें कंस्टिपेशन होने की वजह से इन्फेक्शन हो जाता है। वो इन्फेक्शन आंतों से होते हुए आपके लेटरिन के बाजू से एक रास्ता बनाता है जिसको बोलते हैं फिस्टुला, और वहाँ पर बार बार पस का बनना और फूटना और बहुत ज़्यादा पेन होना, ऐसी तकलीफ़ें देखने को मिल सकती हैं। तो फाइनली कंस्टिपेशन ऐसी समस्या है जो बहुत ही कॉमन है। अब इसका मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं? मैनेजमेंट करने के लिए आपको सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा डाइटरी फूड खाना पड़ेगा, जिसमें बहुत ज़्यादा फाइबर्स जिसमें हो, जैसे फाइबर्स में फाइबर कंटेनिंग चीज़ें, जैसे कि आपको चने सुबह सुबह भीगे हुए चने, अंकुरित दाल, जिसमें सब्जियां कुछ हैं, सैलेड से आपको ज़्यादा खाना पड़ेगा, और पानी ज़्यादा पीना पड़ेगा। थोड़ा सा लाइफ स्टाइल को आपको चेंज करना पड़ेगा, थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, और जो जो चीज़ें कंस्टिपेशन पैदा करती हैं उनको आपको अवॉइड करना पड़ेगा। नंबर दूसरा, कुछ मेडिसिन्स होती हैं, लग्जेटिव होते हैं, जो एलोपैथी में देखने को मिल सकता है। आपको जनरली डॉक्टर लग्जेटिव पिलाएगा, जैसे लैक्टुलोज, डल्कोलेक्स, पर ये टेम्परेरी काम कर सकती हैं। टेम्परेरी मतलब कुछ टाइम के लिए काम करेंगी, जब तक आप दवाई लेंगे तब तक आपका ये कंस्टिपेशन दूर रहेगा, और हो सकता है बिल्कुल भी दूर ना हो। पर ये बहुत अच्छा है कि यदि आपको
कंस्टिपेशन हुआ है और कोई मेडिसिन नहीं है तो आप लैक्टुलोज, डल्कोलेक्स और कुछ ऐसी एनल सपोजिटरी आती हैं जो डायरेक्टली लेटरिन के रास्ते पे आपको पुश किया जा सकता है, जिससे आपका लेटरिन बराबर बाहर हो सकता है। कई बार तो ऐसे पेशेंट देखने मिलते हैं कंस्टिपेशन के जो 3 से 4 दिन तक बिल्कुल अर्जिंग ही नहीं होता। ऐसे ऐसे पेशेंट होते हैं 3 से 4 दिन तक उनका बॉवल वॉश ही नहीं होता। तो ऐसे पेशेंट्स में कई बार आपको सपोजिटरी लगाना पड़ सकता है, एनीमा देना पड़ सकता है। अब मैनेजमेंट, ये एलोपैथी साइड से मैनेजमेंट हुआ। अब होम्योपैथी मैनेजमेंट की बात करते हैं तो होम्योपैथी में फ्रेंड्स बहुत सारी मेडिसिन हैं, कम से कम हज़ारों मेडिसिन होंगी जो कंस्टिपेशन के लिए बहुत ही अच्छा काम कर सकती हैं। पर होम्योपैथी में किसी भी कंस्टिपेशन के लिए कोई भी स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं है। तो हमें कंस्टिपेशन के लिए पेशेंट्स का पूरा डिटेल लेना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन निकालनी पड़ेगी। यदि किसी को क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन चल रहा है, कई टाइम से चल रहा है, कितने बहुत सालों से चल रहा है, तो आपको जनरली उसका कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन ही देना पड़ेगा। बहुत सारी एक्यूट मेडिसिन भी हैं, जैसे हो गया ग्रेफाइटिस, एल्यूमिना, सल्फर, और भी बहुत सारी मेडिसिन हैं, नाइट्रिक एसिड, कैल्केरिया, जो बहुत अच्छा वर्क, ब्रायोनिया, बहुत अच्छा वर्क करती हैं होम्योपैथी में। पर कोई भी स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं है, आपको पेशेंट्स के सिम्टम ही लेना पड़ेंगे और उसके आधार पर आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी पड़ेगी। अब मैं एक केस है जो मेरा खुद का बच्चा है, जो अभी 2 साल का हुआ। उसको कम से कम 1 साल से कंस्टिपेशन का प्रॉब्लम था। जब वो 1 साल था तब से ही उसको कंस्टिपेशन का प्रॉब्लम है, और वो अभी 2 साल तक हो गया और उसको कंस्टिपेशन का प्रॉब्लम चल ही रहा था। उसके साथ क्या प्रॉब्लम हो रही थी, वो कम से कम एवरीडे मोशन पास नहीं कर पा रहा था। उसको हर 2 दिन में स्टूल पास करना पड़ता था, और बहुत ही जोर लगा के स्टूल पास करता था, रोना आ जाता था उसको। और बहुत लंबा, लॉन्ग, हार्ड, सिलेंड्रिकल स्टूल पास होता था, और जिसमें बहुत सारी, जो ऐसे आपने देखा होगा सीप डंग, बकरी की लेड़ी जैसे होती है ना, बकरी के छोटे छोटे जो स्टूल्स होते हैं उसमें चिपके हुए, पूरा मोशन ऐसा चिपका हुआ और लॉन्ग लंबा स्टूल पास करता था। बहुत ही डिफ़िकल्ट होता था उसको पास करना। कई बार 2 से 3 दिन हो जाते थे, उसको अर्ज आती थी, पर स्टूल पास नहीं कर पा रहा था बिकॉज ऑफ हार्ड स्टूल, हार्ड होता था, और बहुत बहुत डिफ़िकल्टी होती थी उसको एक्सपेल करने में। मैंने भी कुछ मेडिसिन ट्राई करी, लाइक ग्रेफाइटिस, बहुत अच्छी मेडिसिन हैं जो ये सारे रूब्रिक्स को कवर करती है। ग्रेफाइटिस मैंने बताया, कॉस्टिकम बताया, सीपिया भी है, मक्सॉल भी है, एल्यूमिना भी है। एल्यूमिना भी ट्राई किया। एल्यूमिना मैंने इसलिए ट्राई किया क्योंकि उसको एक पिक्यूलियर हैबिट है, उसको रॉ राइस खाने की आदत है। एक ग्रेन, दो ऐसे, 1-2 दाने, 3 दाने, 4 दाने वो चबाता रहता है मुंह में, तो उसको उसका ये क्रेविंग है। अभी तो उसका कुछ दिनों से उसको क्ले मिट्टी खाने का शौक़ भी हो गया है, उसकी हैबिट्स में आ गया है। तो अब जैसे जैसे बच्चे ग्रो होंगे ये सब चीज़ें होती रहती हैं, ये नेचुरल है, कॉमन है। तो इन्हीं सब सिम्टम के आधार पर मैंने अभी स्पेशली क्रेविंग फॉर रॉ राइस के ऊपर मैंने एक एल्यूमिना मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी। उसमें अभी इस रूब्रिक के ऊपर 3 से 4 मेडिसिन है, स्टेफिसेग्रिया है, एल्यूमिना है, 1-2 मेडिसिन और हैं। पर मेरा पुराना एक्सपीरियंस है कि एल्यूमिना में क्रेविंग फॉर रॉ राइस, एल्यूमिना acts very wonderful for many situations. I have cured many cases. Even I have cured eczema of long standing. तो इट्स ओनली बेस्ड ऑन दैट रूब्रिक, क्रेविंग फॉर रॉ राइस। तो इसके लिए मैंने इसको भी मैंने ट्राई किया, एल्यूमिना नहीं काम हुआ। ग्रेफाइटिस यूज़ किया, नो वर्क्स। फिर आई आस्क फ्रॉम माई गुरु, माई टीचर, डॉक्टर विपिन जैन सर। He advised me give Sanicula 1 dose. Initially he gave Calcarea iode. Even I also prescribe Calcarea iode 30. देन मैं 2 से 3 बार 2-3 दिन तक देने के बाद थोड़ा सा स्टूल में इम्प्रूवमेंट हुआ, पर कंस्टिपेशन परमानेंटली ख़त्म नहीं हुआ। उसको फिर से कंस्टिपेशन का प्रॉब्लम हो गया 1 हफ्ते बाद। तो अगेन मैंने सर से बात करी, और सर ने मुझे एडवाइस करी कि यू गिव सैनिकुला। Friends, I gave Sanicula 1 dose 30. Of course, it helped a little bit,
थोड़ा बहुत काम किया, उसके बाद फिर से उसका कॉन्स्टिपेशन कंटिन्यू रहा। 15 दिन बाद मैंने, सर ने कहा मुझे एक ही डोज देने का, तो मैंने एक डोज दिया। अब उसके बाद 15 दिन बाद मैंने अगेन उसको एक डोज देने के बाद जो थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ, बट कुछ दिन बाद वापस उसका कॉन्स्टिपेशन वैसे ही हो गया। फिर मैंने उसको फिर से प्रिस्क्राइब करी सेनिकुला 1 डोज 30। फ्रेंड्स, इसके बाद उसको कभी कॉन्स्टिपेशन का कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ। आज वो, उसको कम से कम 4 महीने हो गया, रेगुलर मोशन पास कर रहा है विदाउट डिफ़िकल्टी। तो कहने का मतलब है, कई बार आपका जो टोटलिटी में आता है वो मेडिसिन नहीं होता। ऑफ कोर्स बहुत सारी मेडिसिन हैं, सेनिकुला का भी नंबर है इन सब जो रूब्रिक लिए थे मैंने, हार्ड, नॉटी, नोड्यूलर स्टूल, स्टूल लाइक सीप डंग, लॉन्ग नैरो, सिलेंड्रिकल, कंस्टिपेशन इन चिल्ड्रन, ये सारे रूब्रिक्स मैंने कवर किए थे, जिसमें कॉस्टिकम, ग्रेफाइटिस, सीपिया, मार्क्सॉल, सल्फर, बेलाडोना, ये सभी टॉप रेमेडी निकल कर आई थी। सेनिकुला तो 15वें नंबर के आसपास थी, पर सेनिकुला ने एक्ट किया, वंडरफुल रिजल्ट। तो कहने का मतलब है, कई बार आपको एक्सपीरियंस, जो पुराना एक्सपीरियंस है वो काम आता है। सेनिकुला का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिम्टम होता है, और जो कैंट ने भी मेंशन किया है अपने, कैंट ने तो एक केस भी डिस्क्राइब किया है उनकी लेसर राइटिंग में, कि कंस्टिपेशन 10 साल पुराना कंस्टिपेशन उन्होंने सेनिकुला से ठीक किया था। स्पेशली होता क्या था उस पेशेंट के साथ, इतना सीवियर कंस्टिपेशन था, 2 से 3 दिन तक स्टूल पास करने की अर्ज ही नहीं होती थी कई बार, और जब भी वो स्टूल पास करता था उसका पूरा पसीने से गीला हो जाता था, इतना स्ट्रेन करता था वो। उस सिम्टम के ऊपर, सीवियर पर्स्पिरेशन ड्यूरिंग पासिंग स्टूल ड्यूरिंग कंस्टिपेशन, इस सिम्टम के ऊपर डॉक्टर कैंट ने सेनिकुला 201 डोज प्रिस्क्राइब किया और उसका कॉन्स्टिपेशन ठीक हो गया। तो ये एक पिक्यूलियर सिम्टम है जो मेरे बच्चे के सिम्टम में ये इंक्लूड नहीं था, और उस बच्चे में था भी नहीं ये सिम्टम, फिर भी सेनिकुला ने इट एक्ट वंडरफुल। तो आप समझ सकते हैं कि कई बार मेडिसिन ऐसे भी काम कर सकती हैं। थैंक यू।